गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर और सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक चल रहा है फिनोल और जिसके पार्ट नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। 5 पार्ट तक हमने कर लिया था और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। प्रतिस्थापियों का प्रभाव यानी कि हमारे पास बेंजीनिंग है और इस बेंजीनिंग के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो ये क्या है, फिनोल। इस फिनोल के साथ यहाँ कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है या यहाँ जुड़ा है। कहीं भी प्रतिस्थापी जुड़ा है तो उसके आधार पर अम्लीय प्रवृत्ति पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर +I प्रभाव वाला जुड़ा हो या -I और +M प्रभाव वाला जुड़ा हो तो उस पर हमारी बात हो गई थी। हमने +I और -I प्रभाव को भी कर लिया था। अब हम तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है -M प्रभाव वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हो। प्रभाव वाला प्रतिस्थापी जुड़ा हो। तो हमने M प्रभाव मैंने बताया था, एक +M होता है और एक -M होता है। जब बेंजीनिंग के ऊपर कोई भी लोन पेयर वाला ग्रुप जुड़ा होगा तब +M प्रभाव पड़ेगा और -M का मतलब जब बेंजीनिंग के ऊपर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला जुड़ा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, -M प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, -M प्रभाव की बात कर रहे हैं और हम क्या करेंगे, बेंजीनिंग के साथ में ऐसा ग्रुप जोड़ेंगे जो क्या होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ये बेंजीनिंग बना दी। यहाँ फिनोल है, फिनोल का फिनोक्साइड आयन, ठीक है। और इसके साथ में हमने क्या किया, नाइट्रो ग्रुप जोड़ दिया और इस नाइट्रो ग्रुप का क्या है, -M इफेक्ट पड़ रहा है, -M इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर फिनोक्साइड आयन का जो नेगेटिव चार्ज और इस जो नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके डबल बॉन्ड से जुड़े ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं या वो क्या करते हैं, इस नेगेटिव चार्ज का विस्थानीकरण करते हैं। या फिर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा होता है तो वो क्या करता है, जो फिनोक्साइड आयन है उसके नेगेटिव चार्ज का विस्थानीकरण कर देता है और विस्थानीकरण करने के कारण ये जो फिनोक्साइड आयन है या जो फिनोल है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। क्या करता है, फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। अगर मान लो हमारे पास कोई नाइट्रो ग्रुप है जुड़ा हो बेंजीनिंग पर, नाइट्रो ग्रुप भी जोड़ सकते हैं हम, CN भी जोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। हम COOH भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इनका -M इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो कुछ अनुनादी संरचनाएँ शो करेंगे, उनको हम बना रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड पहले से बना है, ये भी बना है और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब ऑक्सीजन के पास अपने 2 ही लोन पे रहेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए इसके। और यहाँ पर क्या है, N डबल बॉन्ड O और O पर नेगेटिव लगाओ या ना लगाओ उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बताइए कि इस पर नेगेटिव होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। उसके पश्चात ये ऊपर बेंजीनिंग के साथ डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है तो इसके पास चले गए ये दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और N
और यहाँ O और ये O और ये बॉन्ड पहले से ही प्रेजेंट है। फिर उसके पश्चात ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो यहाँ चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। तो आगे वाली जो नादी स्ट्रक्चर बनेगी वो इस प्रकार बन जाएगी। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड O यह आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ डबल बॉन्ड N आ जाएगा। ये क्या कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप के साथ में नेगेटिव चार्ज का क्या कर रहा है, डिलोकलाइजेशन कर रहा है, विस्थानीकरण कर रहा है। विस्थानीकरण कर रहा है तो इसकी जो अनादि संरचनाएं बन रही है और इसके कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और ये O। फिर उसके पश्चात ये वापस नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो इस प्रकार बनेगी, ये O, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रही है तो O, N और O के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। और फिर उसके पश्चात ये लास्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और ये यहाँ। तो जैसी पहली स्ट्रक्चर है वैसी हमें स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अंदर वाले बॉन्ड चेंज होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो भी क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। फिर उसके पश्चात ये और ये बॉन्ड बन गया और ये N, और इस NO2 ग्रुप का क्या पड़ रहा है, -M प्रभाव पड़ रहा है। और -M प्रभाव के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव चार्ज आया है वो कहाँ पर आया है, ऑर्थो और पैरा पर आया है। इसका मतलब जो -M प्रभाव वाला ग्रुप जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ा होगा तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ऑर्थो और पैरा पर जुड़ा होगा तो उस फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य क्या होगी, अधिक हो जाएगी। तो इसलिए जो -M इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो अम्लीय सामर्थ्य का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, पैरा कंडीशन पर होगा। लेकिन नाइट्रो ग्रुप तो ऑर्थो पर भी जुड़ा हुआ है, पैरा पर भी जुड़ा हुआ है, दोनों का समान ही प्रभाव होता है। लेकिन जब ऑर्थो ग्रुप पर ये जुड़ा होता है तो ये फिनोल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है और इसीलिए इसकी जो अम्लीय सामर्थ्य होती है वो ऑर्थो की मान लो उसकी तुलना में पैरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, पैरा नाइट्रोफिनोल है, उसकी तुलना में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार अब देखिए हम अम्लीय सामर्थ्य के क्रम को देखें तो हमारे पास जो पैरा नाइट्रोफिनोल है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। इस प्रकार ये पैरा नाइट्रोफिनोल है हमारे पास, ठीक है। ये और NO2 यहाँ जुड़ा हुआ है तो ये क्या है, पैरा नाइट्रोफिनोल है। पैरा नाइट्रोफिनोल सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो पैरा ग्रुप पर क्या पड़ रहा है, -M इफेक्ट पड़ रहा है। फिर उसके पश्चात ऑर्थो जो है वो उससे कम होगा। ऑर्थो ग्रुप है, ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप जो है वो पैरा से कम होगा, लेकिन नाइट्रो ग्रुप दोनों पर ही जुड़े हुए हैं और दोनों ये नादी स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति कम क्यों होती है, इसलिए होती है। अब देखिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ आपको, ये O और H है और ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का O और ये O, ये यहाँ पर क्या कर लेंगे, अंत अणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, अंत अणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। और अंत अणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब एक ही अणु के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन और ऋण विद्युतीय आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो ये ऑर्थो कंडीशन से जल्दी सी प्रोटॉन का त्याग नहीं कर सकते, यानी कि जल्दी सी प्रोटॉन का त्याग नहीं करेंगे तो ये फिनोक्साइड आयन जो है वो स्टेबल नहीं होगा। लेकिन पैरा जल्दी से प्रोटॉन का त्याग कर सकता है, इसलिए पैरा नाइट्रोफिनोल जो होता है वो ऑर्थो की तुलना में ज़्यादा अम्लीय हो जाता है। फिर उसके पश्चात हम यहाँ पर जो फिनोल लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, मेटा नाइट्रोफिनोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेटा नाइट्रोफिनोल। और फिनोल की जो प्रवृत्ति है वो सबसे कम होती है प्रतिस्थापियों के जुड़ने से। यहाँ
पर जो माइनस एम इफेक्ट की वजह से प्रतिस्थापियों के जुड़ने से अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ गई। यहाँ पर फिनोल सबसे लास्ट में आ रहा है, फिनोल सबसे लास्ट में है और मेटा नाइट्रोफिनोल थर्ड नंबर पर है। अब देखिए हमने ये किया था कि मैं ये बोल रही थी कि माइनस एम इफेक्ट पड़ता है, क्या पड़ता है, माइनस एम इफेक्ट पड़ता है। तो माइनस एम इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पर ही पड़ता है। फिर मेटा क्यों फिनोल से ज़्यादा अम्लीय है? यहाँ तो मेटा कंडीशन पर जुड़ा हुआ है नाइट्रो ग्रुप है भी। ऑर्थो पैरा पर तो हम मानते हैं कि माइनस एम इफेक्ट पड़ रहा है और ऑर्थो पैरा कंडीशन पर माइनस एम इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का जो विस्थानीकरण है वो ऑर्थो और पैरा पर हो रहा है। तो मैंने ये कह दिया भी ऑर्थो और पैरा ज़्यादा अम्लीय होंगे फिनोल से, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं तो H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा, अम्लीय प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, फिनोक्साइड जल्दी बनेगा। ठीक है, फिर हमने इन दोनों की भी तुलना कर ली कि पैरा का ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि पैरा क्या करेगा, जल्दी सी प्रोटॉन को निकाल सकता है। ठीक है, और फिर हम ऑर्थो के लिए ये कह दिया कि ऑर्थो का भी फिनोल की तुलना में ऑर्थो की जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अंतःअणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये नाइट्रो ग्रुप नज़दीक होता है OH के, इसलिए ये कम स्टेबल हो जाएगा पैरा से। फिर मेटा है वो फिनोल से ज़्यादा अम्लीय क्यों है? अब देखो जो नाइट्रो ग्रुप है इस पर एम प्रभाव पड़ने के साथ साथ इस पर माइनस आई इफेक्ट भी तो पड़ता है नाइट्रो ग्रुप अगर जुड़ा होता है। लेकिन नाइट्रो ग्रुप जब पैरा ऑर्थो और पैरा पर ही जुड़ा है ना तब भी माइनस एम इफेक्ट पड़ेगा। मेटा पर जुड़ा हुआ है ना तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस एम इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। यहाँ पर फिर कौन सा इफेक्ट पड़ेगा? माइनस आई इफेक्ट पड़ेगा। और माइनस आई इफेक्ट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको जरूरत होगी तो वो इस कार्बन से खींचेगा, ये इस कार्बन से खींचेगा, ये इस ऑक्सीजन से खींचेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से खींचेगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ गई ना। अब फिनोल में तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जुड़ा हुआ कि भी माइनस आई इफेक्ट पड़े या प्लस एम पड़े या माइनस एम पड़े, तो इसलिए फिनोल की जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो इन सब से कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि माइनस एम प्रभाव वाले अगर ग्रुप जुड़े होते हैं तो फिनोल की जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है वो फिनोल से बढ़ जाती है। यानी तो प्रतिस्थापी जुड़ने से अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, दोनों ही कंडीशन होती है। अब देखिए ये तो हमने नाइट्रो जोड़ करके ग्रुप बात कर ली, भी नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी। एक नाइट्रो ग्रुप जोड़ करके हमने अनादि स्ट्रक्चर भी कर ली। ठीक है, और अगर मान लो नाइट्रो ग्रुप एक जोड़ा है हमने, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ तो OH है और एक नाइट्रो ग्रुप तो यहाँ जोड़ देती हूँ और एक नाइट्रो ग्रुप यहाँ जोड़ देती हूँ, तो पैरा तो दो नाइट्रो ग्रुप होंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति और बढ़ेगी, भी और बढ़ेगी। और एक कंडीशन ऐसी है, मान लो मैं ऐसे कर देती हूँ कि एक ऐसा ले लेते हैं हम कि मैं नाइट्रो ग्रुप यहाँ भी जोड़ देती हूँ, ठीक है, और यहाँ OH जुड़ा हुआ है और मैं नाइट्रो ग्रुप यहाँ भी जोड़ देती हूँ और मैं नाइट्रो ग्रुप यहाँ भी जोड़ देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल और ट्राई नाइट्रोफिनोल, और इसको शायद क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। आप सभी जानते भी हो, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। अब देखो जब एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप जुड़े होंगे तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेंगे, मान लो प्रोटॉन को जल्दी बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब देखो पिक्रिक एसिड की बात करें हम, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अब पिक्रिक एसिड नाम है, एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इस एसिड नाम जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब इसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई कार्बोक्सिलिक समूह दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर इसको पिक्रिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या है, 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये तीनों नाइट्रो ग्रुप क्या करते हैं, इनके साथ में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेंगे। क्या करेंगे? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेंगे, इसलिए ये अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे।
एक से ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप जुड़े होंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ा देंगे, और अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं इसीलिए इसका नाम पिक्रिक एसिड रखा जाता है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल क्या करता है, अम्लीय प्रवृत्ति का है, और ये सोडियम कार्बोनेट को विघटित कर देता है, सोडियम कार्बोनेट को भी विघटित कर देता है, इसलिए ये अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है। और बहुत ज़्यादा अम्लीय होने के कारण इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड है, जबकि इसके अंदर कोई कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट नहीं होता। तो प्रतिस्थापियों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, ये बात कर ली हमने। कई जगह त्रिविमीय बाधा भी उत्पन्न हो जाती है, त्रिविमीय प्रभाव भी पड़ता है कई जगह, वो देखिए। अब देखिए एक तो हमारे पास में ये OH और यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर NO2 समूह है, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। और एक ये NO2 यहाँ जुड़ा हुआ है, और हम इस CH3 को यहाँ जोड़ देते हैं और यहाँ CH3 को जोड़ देते हैं, तो 1, 2 और 3 और 4 और 5 और 6। अब तो ये तो देखें, ये तो क्या है, 2,6 डाईमेथिल नाइट्रोफिनोल है, 4 नाइट्रोफिनोल है ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 3,5 डाईमेथिल 4 नाइट्रोफिनोल है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर एक तो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं 2 नंबर कंडीशन और 6 नंबर पर, तो इनका क्या है, प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है, और इसका भी प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे। और नाइट्रो ग्रुप पैरा कंडीशन पर है, यहाँ भी नाइट्रो ग्रुप पैरा कंडीशन पर है, और ये भी इलेक्ट्रॉन देंगे, इनका भी प्लस आई इफेक्ट पड़ता है, प्लस आई इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब त्रिविमीय बाधा कहाँ उत्पन्न होगी, ये तो इस नाइट्रो ग्रुप से दूरी पर है, तो नादी स्ट्रक्चर के अंदर इतनी त्रिविमीय बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन ये जो है नाइट्रो ग्रुप के बिल्कुल नज़दीक है, या नाइट्रो ग्रुप की ऑर्थो कंडीशन पर दोनों CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करेंगे, और त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करते हैं ना, तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होने से अनुनादी स्ट्रक्चर शो नहीं हो पाएगी, और अनुनादी स्ट्रक्चर सही तरीके से शो नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति को घटा देते हैं, और या इनकी स्टेबिलिटी नहीं बढ़ पाती। तो त्रिविमीय बाधा जो होती है वो भी उत्पन्न हो सकती है फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करने में, या अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ाने या घटाने में त्रिविमीय बाधा का भी योगदान होता है। तो इस तरीके से ये फिनोल पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव था। फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति शो करता है, क्यों, कार्बोक्सिलिक एसिड से फिनोल कम अम्लीय है, क्यों, एल्कोहल से फिनोल ज़्यादा अम्लीय है, क्यों, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये तो अम्लीय प्रवृत्ति है। और फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति किन किन कारणों से शो कर सकते हैं, या फिर फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, या -I वाला ग्रुप जुड़ा हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, +M वाला जुड़ा है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, -M ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके से प्रतिस्थापियों का प्रभाव पड़ता है, फिनोल की अम्लीय प्रवृत्ति को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। उसके बाद में जो फिनोल है वो एल्कोहल के, यानी कि 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें हम, तो रासायनिक अभिक्रियाएं 2 प्रकार की शो करता है। फिनोल जो है वो रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की शो करता है। एक तो वे अभिक्रिया जो एल्कोहल के समान होती हैं, एक तो वे अभिक्रियाएं होती हैं जो एल्कोहल के समान होती हैं, एल्कोहल के समान, और दूसरी वे अभिक्रियाएं जो एल्कोहल से भिन्न होती हैं, एल्कोहल से भिन्न होती हैं। तो हम इन दोनों रिएक्शन को पूरा डिटेल में करेंगे। पहले वो अभिक्रियाएं करेंगे जो एल्कोहल के समान होती हैं, और दूसरी वे अभिक्रियाएं जो एल्कोहल से भिन्न प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन आती है
एल्कोहल के समान अभिक्रियाएं, एल्कोहल के समान अभिक्रियाएं, या फिर हम कह सकते हैं कि एल्कोहल व फिनोल समान प्रकार की विक्रियाएं शो करते हैं। वो निम्न प्रकार है एल्कोहल के समान अभिक्रियाएं। और इसमें पहली जो रिएक्शन आती है वो है सोडियम के साथ अभिक्रिया। क्या है? सोडियम के साथ अभिक्रिया, सोडियम के साथ विक्रिया। हमने एल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी। एल्कोहल की जब सोडियम के साथ में विक्रिया करवाते हैं तो हमने एल्कोक्साइड बनाया था और सोडियम जोड़ा था, इसलिए सोडियम एल्कोक्साइड बना था। ऐसी रिएक्शन करवाई थी ना, C2H5OH, ये एल्कोहल है और इसकी Na के साथ विक्रिया करवाई तो हमने बनाया था C2H5ONA पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसको बोलेंगे एल्कोक्साइड और सोडियम जुड़ा हुआ है तो सोडियम एल्कोक्साइड। इसी प्रकार फिनोल भी क्या करता है, ये सोडियम के साथ में विक्रिया करेगा तो ये हमने क्या ले लिया, फिनोल। और फिनोल की Na के साथ में विक्रिया करवाएंगे तो C6H5ONA पॉजिटिव और नेगेटिव, और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी और इसको बोलेंगे सोडियम फिनोक्साइड। तो सोडियम धातु के साथ में विक्रिया करके फिनोल फिनोक्साइड आयन बनाता है और सोडियम जुड़ जाता है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, सोडियम फिनोक्साइड। क्या हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। तो इस प्रकार जो फिनोल है वो सोडियम धातु के साथ में रिएक्शन करके सोडियम फिनोक्साइड बना सकता है। आज की हमारी क्लास हम ये समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो विक्रियाएं हैं वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। धन्यवाद।